जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत यानी कि एशियंट हिस्ट्रीज की MCQs, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा सेट है 8। कौन सा सेट है? सेट हमारा है आज का प्रैक्टिस सेट है 8, जो कि हम लोगों ने आज अभी तक टोटल 8 चैप्टर यानी कि 8 सेट लगा चुके हैं एशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, जो कि आपको सीधे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को भी फेस करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का नॉलेज हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है बी, मेसोपोटामिया से संबंधित है। कौन? तो बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य में से एक था। 7 जो आश्चर्यजनक चीज होते हैं उसमें से एक था। कौन सा? तो बेबीलोन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 2, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले मानव यानी कि इंसानों का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नर्मदा घाटी में। कहाँ पर? नर्मदा घाटी में सबसे पहले भारत में मानव का साक्ष्य मिला है। कहाँ? तो नर्मदा घाटी में। आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए मजा आ रहा है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है बी, संगनकल्लू। कौन सा? संगनकल्लू से संबंधित है। तो संगनकल्लू कहाँ पर है? जो संगनकल्लू है वो कहाँ पर है, इसका भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं कि संगनकल्लू कहाँ पर है। आप इसको याद रखेंगे, ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या है संगनकल्लू? वो कर्नाटक में मैसूर के पास। कहाँ पर? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। कौन सा स्थल है? तो नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है। इसका राख का टीला मिला है। यहाँ पर जो है वो राख का टीला मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 4, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? जो नवादा टोली है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में नवादा टोली जो राज्य है वो स्थित है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 5, ऐतिहासिक के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल यानी कि स्टार्टिंग दौर को, इतिहास के स्टार्टिंग दौर को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, ये सीधे एग्जाम में पूछ लेता है और काफ़ी बेसिक भी है, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स से हैं तो ये सब तो जानना कंपलसरी है, आपको थोड़ी ये बेसिक चीज़ है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे। आपका सवाल 6, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको VVI कर लेंगे क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्टली जिस टाइप से आप क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसी टाइप से, नो चेंजिंग, सीधा इसी टाइप से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद। तो पता कर लिए कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, लेकिन बताइए वेद कितने हैं? वेद कितने प्रकार के हैं? आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। अगर नहीं दे सकते हैं तो मैं बता देता हूँ, वेद 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं
जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 7। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पहाड़ियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? कब? तो जो बता दें कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पहाड़ियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 2007 में। कब? 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। किसको? तो ऋग्वेद के पहाड़ियों को, 30 पहाड़ियों, किसको? ऋग्वेद के 30 पहाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 8। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उसका उल्लेख हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A1। किसका? 1 का शब्द का सबसे पहले उसका उल्लेख हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 9। आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित था। आरंभिक वैदिक काल में जो वन व्यवस्था है वो किस पर आधारित था? किस चीज़ पर आधारित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय पर आधारित था। क्या पर? आप इसे याद रखेंगे, व्यवसाय पर आधारित था। फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना? किस पे आधारित था? तो बताइए जल्दी से, किस पे आधारित था? तो व्यवसाय पर आधारित था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 10। निम्नलिखित नदियों में से किस वैदिक काल में परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता है? परुष्णी या इरावती के नाम से, किसके? परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता है। तो बता दें आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी को। किसको? रावी नदी को परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता है। किसको? तो रावी नदी को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको इस वीडियो में नॉलेज मिल रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो, इस तरह का नॉलेज आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स मैं अभी एशियंट हिस्ट्री के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आपका सारा का सारा MCQs को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। फ्रेंड्स मज़ा आ रहा है? आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही है? अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ आपको दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं, और भी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 11। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे पुराना देवता कौन सा है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको भी आयल कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे या फिर रट लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये डायरेक्टली इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, GD हो, या फिर MTS हो, या फिर जनरल स्टडीज में आप कोई भी हो, UPSC को छुड़ा करके। क्योंकि UPSC फैक्ट नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, कंसेप्ट ज़्यादा पूछता है। तो क्या है? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे पुराना देवता कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, इंद्र। किसको? इंद्र को सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसको, कौन सा देवता को मानता था? तो इंद्र देवता को मानते थे। समझ में आ रहा है कि ना बाबू? समझ में आ रहा है ना? इंद्र देवता को सबसे ज़्यादा माना जाता था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे आपका सवाल 12। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको, किनको आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, कौशल और विहद को। किसको? कौशल और विहद को धूर माना जाता था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? कौन सा काल में? तो वैदिक काल में। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, वंश परंपरागत राजतंत्र। कौन सा? वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका मतलब होता है, वंश परंपरागत राजतंत्र का मतलब होता है कि एक राजा है, उसके बेटा ही राजा बनेगा, ना कि दूसरा कोई। उसका बेटा फिर राजा बनेगा। मतलब कि एक के बाद एक पीढ़ी जो है
उसका वंशज ही राजा बनेगा। इसको बोलते हैं वंश परंपरागत राजतंत्र। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 14। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? जो वैदिक काल में जो राजा जो है वो कर वसूलता था, यानी टैक्स वसूल करता था, उसको क्या कहते थे उस टाइम? तो बता दे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बलि। क्या कहते थे? बलि कहते थे। आप उसको याद रख सकते हैं, बलि देना यानी कि कर देना। ठीक है, किस काल में? तो वैदिक काल में बलि देना कहते थे। टैक्स देने को क्या बोलते थे? तो बलि देना कहते थे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 15। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग वैदिक काल में जो निष्क है वो किस अंग का, शरीर का किस अंग का आभूषण था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी गले का। गले का आभूषण था कौन? निष्क। ठीक है, निष्क जो है वो गले का आभूषण था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे का सवाल है 16। ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद में किसमें? ऋग्वेद में कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? किसको? तो ऋग्वेद को कितने मंडलों में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने? 10 मंडलों में ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 17। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका सवाल है 18। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में आया। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 19। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र सूक्त है? पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद का एक मंत्र सूक्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद में। ऋग्वेद का ही मंत्र सूक्त है। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में एक मंत्र सूक्त है। फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। अब आज का लास्ट सवाल है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। क्या है गायत्री मंत्र? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये आपको डिट्टो क्वेश्चन पेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।